वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भारत सऊदी अरब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल मीटिंग के मिनट्स पर किए दस्तखत। पीएम मोदी ने सऊदी अरब को बताया अहम शराकतदार, कहा दो तरफा ताल्लुकात को मिलेगी नई तवानाई। बारहवें भारत बरतानिया इक़्तिसादी माली मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण और उनके बरतानवी हम मनसब जेरेमी हंट ने की शिरकत। मीटिंग के दौरान भारत बरतानिया माली ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का किया गया इजहार। वज़ीर आज़म के यौम पैदाइश के मौके पर मरकजी हुकूमत 17 सितंबर को आयुष्मान भवा मुहिम की करेगी शुरुआत। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा, मुहिम के तहत आरोग्य लक्ष्य सेवा को दिया जाएगा फरोग। मुल्क भर में 1,17,000 से ज्यादा सेहत और तंदुरुस्ती मराकज पर लगेगा आयुष्मान मेला। मध्य प्रदेश की शिवनी पहुंचे मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर। G20 की कामयाब मीटिंग से दुनिया ने मानी भारत की बुलंद तस्वीर। मरकजी वजीर ने कहा, वजीर आजम मोदी की क़यादत में तमाम ममालिक आए एक प्लेटफॉर्म पर। खेलों में एशिया कप में रिजर्व डे पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बल्लेबाजी जारी। बारिश के सबब कल मुकम्मल नहीं हो सकी थी भारत की इनिंग। पाकिस्तान ने टॉस जीत कर गेंदबाजी करने का किया था फैसला। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। भारत के दौरे पर आए सऊदी अरब के वजीर आजम और वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दो तरफा बातचीत के लिए दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे सऊदी वजीर आजम का वजीर आजम मोदी ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। पीएम मोदी और उनके सऊदी हम मनसब मोहम्मद बिन सलमान ने दो तरफा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात की मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया और स्ट्रैटेजिक शराकत दारी के इम्कानात को मजीद आगे बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म और उनके सऊदी हम मनसब ने भारत सऊदी अरब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पहली मीटिंग की मुश्तरका सदारत भी की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद ने हैदराबाद हाउस में मुनक़िदा भारत सऊदी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पहली मीटिंग के मिनट्स पर दस्तखत किए। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब को एक अहम शराकतदार बताया। हमने हमारी करीबी साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कई इनिशिएटिव की पहचान की है। आज की हमारी बैठक से हमारे संबंधों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी और हमें मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। पीएम मोदी ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर क्या कहा, आइए देखते हैं। हमने मिलकर भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। भारत मगरबी एशिया और यूरोप कॉरिडोर के क़याम का ऐलान नई दिल्ली में G20 सरबराही इजलास के दौरान किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस राहदारी के ऐलान की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ये तारीख का सबसे बड़ा ताउन का मंसूबा है। इससे मगरबी एशिया और इसराइल के साथ साथ पूरी दुनिया को फ़ायदा हासिल होगा। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुतबादल के तौर पर भी देखा जा रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए अपनी सलाहियतों और तजुर्बात से ताउन करेगा।
और ब्राज़ील के सदर लूला डी सिल्वा ने G20 के कामयाब इनेकाद के लिए भारत की तारीफ की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं भारत को इस समिट को गैर मामूली तौर पर मुनक्किद करने पर मुबारकबाद देना चाहता हूं। हमें भारतीय अवाम की तरफ से बहुत गर्मजोशी मिली है। लूला डी सिल्वा ने कहा कि ब्राज़ील अगले साल G20 की मेज़बानी करेगा। हम बड़ी तादाद में तकरीबात की मेज़बानी के लिए ब्राज़ील के मुतअद्दिद शहरों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। लूला डी सिल्वा ने कहा कि G20 सरबराही इजलास की मेज़बानी ब्राज़ील के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सरबराही इजलास के दौरान अदम मसावात के मसले को बुनियादी मसले के तौर पर रखा जाएगा। ब्राज़ील साफ तवानाई की पैदावार में गैर मामूली सलाहियत रखता है। लूला डी सिल्वा ने कहा कि हम कसीर जहती इदारों में इस्लाहात और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत पर भी बात करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जब ये सरबराही कॉन्फ्रेंस ब्राज़ील में होगी तो रूस यूक्रेन जंग ख़त्म हो चुकी होगी और हम मामूल पर आ जाएंगे। काबिल ज़िक्र है कि 18वां G20 सरबराही इजलास 9-10 सितंबर को दारुल हुकूमत दिल्ली में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ है। भारत मंडपम में मुनक्किद होने वाली ये कॉन्फ्रेंस तारीखी थी और पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो रहा है। नई दिल्ली में हुई G20 कॉन्फ्रेंस से मुतालिक खबरें दुनिया भर के मीडिया में छाई हुई हैं। अमरीकी मीडिया ने भी इसे नुमाया तौर पर शाये किया है। अमरीकी मीडिया में लिखे गए मज़ामीन में भारतीय सिफारतकारी की बिलवास्ता तारीफ की गई है। दर हकीकत यूक्रेन जंग की वजह से मुश्तरका एलामे पर इत्तफाक़ राय पैदा करना मुश्किल था, लेकिन भारत ने अपनी सिफारती महारत से इस मुश्किल काम को पाया तकमील तक पहुँचाया है। इसके साथ ही PM मोदी ने भारत की सलाहियतों को दुनिया के सामने पेश किया। उन्होंने G20 ममालिक के सामने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत और नौजवान अफरादी क़ुव्वत वाले मुल्क के तौर पर पेश किया। खारजा पॉलिसी का हवाला देते हुए अमरीकी मीडिया ने लिखा कि साबिक सिदूर की तरह जो बाइडेन भी भारत को अमरीका के करीब लाने की कोशिश में नजर आए। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और बरतानिया के वजीर खजाना जेरेमी हंट ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि बरतानिया और भारत के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात मुसलसल बढ़ रहे हैं। Highly encouraged by the intensified collaboration between India and the UK in the area of financial services. The UK expressed willingness to further extend its footprint in the GIFT City IFSC and foster a robust fintech partnership. I am pleased with the tangible progress achieved through the India-UK financial partnership, which has evolved into a leading public and private sector collaborative forum for dialogue across the financial sector. इसके अलावा मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इंडिया UK फाइनेंसिंग ब्रिज के आगाज का भी ऐलान किया। मरकजी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग जैसी उभरती हुई तकनीक में दोनों ममालिक के लिए महफूज और जामे मालियाती सालिसी के लिए ताउन करने के लामहदूद मौक़े हैं। बरतानिया के वज़ीर ख़जाना जेरेमी हंट ने कहा कि दोनों ममालिक एक दूसरे की इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ दे रहे हैं और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। India is one of the most exciting places anywhere in the world that investors could wish to consider. It's going to be the fastest growing G20 country this year and next. It has very clear roadmap to becoming a developed nation by 2047. And London is the world's most international financial centre, the second largest financial centre in the world, but the majority of our asset managers don't invest in India. So there's a huge opportunity. और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के शिवनी में रोड शो के दौरान मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने नरेंद्र मोदी की हुकूमत की हुसूलियाबियों को बताते हुए कहा कि कश्मीर से दफ़ा 370 को मुस्तकिल तौर पर हटाने से लेकर हर घर में तिरंगा लहराने तक मोदी जी ने कामयाबी के साथ मुल्क की रहनुमाई की है। जब कलकत्ता से कश्मीर हम यात्रा लेकर गए, तिरंगा झंडा फहराने कश्मीर गए थे। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने आदेश जारी करवा दिए और उमर अब्दुल्ला की सरकार ने मुझे जेल में डाल दिया, इन नौजवानों को जेल में डाल दिया, लाठियां बरसा दी हमारे ऊपर। अपने देश के अंदर हम तिरंगा झंडा नहीं फहरा पाए। लाल चौक पर जाकर हमने जब तिरंगा झंडा फहराया तो हड्डियां तोड़ दी गई, लेकिन
की सरकार बनाई, धारा 370 से सदा सदा के लिए समाप्त कर दी है। और अब हर साल 30 साल भी जब का हर घर तिरंगा लहरा दो, कश्मीर की गली गली में भी तिरंगा झंडा लहराया, ये नरेंद्र मोदी ही करवा पाए मेरे भाई और बहनों। मरकजी वजीर ने कहा कि मोदी हुकूमत ने महाकाल धाम से लेकर अजीमुशान राम मंदिर बनाने का काम किया है। पूरे देश और दुनिया में महाकाल लोक की धूम है और पूरी दुनिया आज महाकाल लोक धाम को देखने के लिए कई गुना ज्यादा लोग आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ही संभव है, जहां दिव्य और भव्य सोमनाथ मंदिर बना दिया, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बना दी, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बना दी, महाकाल लोक धाम बना दिया और अब दिव्य और भव्य अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी और राम भक्तों ने करवा दिया है। रोड शो के दौरान मरकजी वजीर अनुराग सिंह ने हाल ही में खत्म होने वाले G20 को मोदी हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दिया। जो दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देश है, वो कहां पर आए थे? G20 के देश कहां आए थे? हमारे भारत आए थे। और जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले कल दिल्ली में कर दिखाया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। पूरी दुनिया में भारत का डंका बोल रहा है, तो बोले मोदी जी को जय श्री राम। एशियाई तरक्याती बैंक ने ग्रीन फाइनेंसिंग सहूलत के तहत भारत को रियायती शरह सूद पर कर्ज फराहम करने का ऐलान किया है। ADB के सदर मासासुगो अस्कावा, जो G20 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली आए थे, ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमण से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो भारत के विजन को हासिल करने के लिए ग्रीन फाइनेंसिंग सहूलत के तहत रियायती शरह सूद पर कर्ज देंगे। उन्होंने G20 में भारत के एजेंडे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की भी तारीफ की। उन्होंने ADB कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजिक 2023 से 2027 के तहत भारत के लिए PM मोदी के विजन की हिमायत की। इसमें PM गतिशक्ति, ग्रीन हाइड्रोजन हब वगैरह ने ताउन किया। इसके साथ ही मासासुगो ने ADB कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी 2023-2027 के तहत भारत के लिए PM मोदी के विजन की हिमायत की। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा है कि आयुष्मान भव मुहिम वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश 17 सितंबर को शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के तहत आरोग्य लक्ष्य सेवा को फरोग दिया जाएगा। मरकजी वजीर सेहत ने कहा कि मुल्क भर में 1,17,000 से ज़्यादा सेहत और तंदुरुस्ती मराकज़ हैं। आयुष्मान भव मुहिम के तहत इन तमाम मराकज़ पर आयुष्मान मेले का इनेकाद किया जाएगा और इसमें तमाम गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों का इलाज किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के तमाम सेहत इदारों में सफाई मुहिम भी चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने शोषितों के लिए काम किया, वंचितों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। तो जब प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 सितंबर है, तो हमने तय किया कि 17 सितंबर से एक पखवाड़ा तक हम आयुष्मान भव अभियान चलाएंगे। देश में 1,17,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। तो हमने तय किया है कि सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान मेला लगेगा और ये आयुष्मान मेला में सभी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को वहां उपचार होगा। गांव में हेल्थ के लिए जो एक भी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट ना हो, यानी कि TB से मुक्त हो गया हो, ये आयुष्मान भारत योजना के उसके जो 3 पिलर आपने कहा, एक हेल्थ मेला, एक आयुष्मान कार्ड और आयुष्मान सभा, वो 3 पर हम काम करेंगे। और अपोजिशन सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू की तरफ से G20 सरबराह इजलास के मौके पर दिए गए इशाए पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहा है। इशाए की इस तकरीब में गैर मुल्की मेहमानों के साथ मुल्क के तमाम वज़राए आला और मरकजी वज़रा को दावतनामे भेजे गए थे। इस इशाए में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी समेत कई अपोजिशन लीडरों ने शिरकत नहीं की। दूसरी जानिब कांग्रेस लीडर
अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी की अशाइया की तकरीब में शिरकत पर सवाल उठाए हैं। मगरबी बंगाल कांग्रेस के सदर ने कहा है कि डिनर तकरीब में ममता बनर्जी की शिरकत से मोदी हुकूमत के खिलाफ ममता बनर्जी का मौक़िफ़ कमज़ोर होगा। अधीर चौधरी ने यह भी कहा है कि कई गैर बीजेपी वज़राए आला ने अशाइये में शिरकत से गुरेज किया, लेकिन ममता बनर्जी जल्दबाजी में दिल्ली पहुंच गई। टीएमसी राज्यसभा एमपी शांतनु सेन ने अधीर रंजन चौधरी के तबसरों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस लीडर पर जवाबी हमला करते हुए चौधरी को इंतजामी नुक्ते नज़र से कुछ प्रोटोकॉल के बारे में तबसरा नहीं करना चाहिए। सेन ने कहा कि चौधरी ये फैसला नहीं करेंगे कि रियासती वज़ीर आला प्रोटोकॉल के मुताबिक G20 डिनर में शिरकत के लिए कब जाएंगे। और इस बीच कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने भारत की ज़ेर सदारत G20 कॉन्फ्रेंस की तारीफ की और कहा है कि भारत ने वो किया है जो किसी दूसरे G20 सदर ने नहीं किया है। मरकजी हुकूमत की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की सदारत ने G20 सरबराह इजलास को लोगों के लिए जश्न बना दिया। भारत भर के 58 शहरों में 200 मीटिंगें हुई, जिसने G20 को मुल्कगीर इवेंट बना दिया। Things that was remarkable, I would say, about the government's conduct of the presidency was that they did something that no previous G20 presidency has done. They actually made it a huge nationwide event, 200 meetings in 58 cities, a huge amount of action and the conversion of the G20 into a sort of people's G20 with public events, the Hornbill Festival, the University Connect program, the civil society and think tank meetings, all of these things were unprecedented. No other country has done anything like that. And that is in some ways both a credit to India for taking the message of the G20 to the entire people. भारत में G20 के कामयाब इजलास पर कांग्रेस लीडर शशि थरूर के बयान पर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जिस तरह से अफ्रीकी यूनियन को G20 में जगह मिली और दुनिया के ममालिक एक आवाज़ में साथ आए, ये भारत की सिफारती कामयाबी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर थरूर साहब इसमें अच्छाई देख रहे हैं तो ये अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के दीगर लीडरान और जो बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं वो भी इसके बेहतर नताइज देखेंगे। आज जिस तरह से मोदी जी की अगुवाई में भारत का मान बढ़ा है, जिस तरह से एक सर्वानुमति का कंसेंसस आया है, जिस तरह से क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या यूरोप, जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को जगह मिली है G20 में, तो भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। और सभी दुनिया के देश एक स्वर में आए कि नहीं, हमें आक्रमणकारी विस्तारवादी नीति का विरोध भी करना है और विकास की बात भी करनी है। तो ये प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किया है, तो थरूर साहब उसमें अच्छाई देख रहे हैं तो अच्छी बात है। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे के राम मंदिर पर बयान पर जवाबी हमला किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उनके आशीर्वाद से वो नेता बने और मुख्यमंत्री बने, वो इस तरह की भाषा बोलेंगे। जिस राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए बाला साहब ठाकरे इतने सक्रिय थे, इतना आशीर्वाद दिया, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि ये पूरा गठबंधन जो मोदी के खिलाफ है, वो वोट के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। मुझे गर्व है कि मैं प्रभु रामलला का वकील था ना इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और हिंदुओं का इतना भव्य मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट ने उसको, संविधान पीठ ने भी सहमति दी, एक भी बलवा हुआ देश में। ये तो इस देश की संस्कृति है ना। और जिस प्रभु राम के मंदिर में अब माता सबरी का भी मंदिर बनेगा, निषाद राजा का भी मंदिर बनेगा, अब उसके बारे में ये बातें अगर उद्धव ठाकरे कर रहे हैं तो मैं एक ही कहूंगा, हे प्रभु राम उनको सद्बुद्धि दे। बस ये बहुत ही शर्मनाक और अशोभनीय बयान है।
राजस्थान में इंतखाबात से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा धचका लगा है। सीनियर जाट लीडर नाथूराम मृधा की पोती और साबिक एमपी ज्योति मृधा आज बीजेपी में शामिल हो गई। ज्योति मृधा जो नागौर से एमपी थी, उन्हें राजस्थान बीजेपी के सदर सीपी जोशी और दिल्ली में राजस्थान इलेक्शन इंचार्ज अरुण सिंह ने पार्टी की रुकनियां दिलाई थी। ज्योति के साथ सवाई सिंह चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो गए। राजस्थान बीजेपी के सदर सीपी जोशी ने ज्योति मृधा और सवाई सिंह का खैर मकदम करते हुए कहा कि कांग्रेस में लीडर, पॉलिसी, नियत और क़यादत की शदीद कमी है। और नेतृत्व का अभाव कांग्रेस पार्टी में देखकर जहां कुशल नेतृत्व है, जहां नीति स्पष्ट है, जहां मजबूत नेतृत्व है, ऐसी पार्टी का दामन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी नीतियों को स्वीकार करते हुए माननीय ज्योति जी ने और सवाई सिंह जी ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और एक ऐसे समय जब राजस्थान में महिला चित्कार मार रही है, कांग्रेस पार्टी की महिला विधायक भी कह रही कि हम असुरक्षित हैं, ऐसे में आज दोनों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मैं पूरी पार्टी की ओर से, राजस्थान परिवार की ओर से दोनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और राजस्थान इलेक्शन इंचार्ज अरुण सिंह ने कहा है कि राजस्थान में तब्दीली की हवा चल रही है। कांग्रेस कायदीन का पार्टी छोड़कर बीजेपी में शमूलियत का सिलसिला लगातार जारी है। पिताजी ज्वाइन किए हैं, बहुत ही लोकप्रिय नेता है कांग्रेस को छोड़ करके। इससे पहले कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महिरिया जी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पहाड़िया जी उनके सुपुत्र भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए। ऐसे अभी तक 40 लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए और लगातार ज्वाइन करने का सिलसिला बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। यह स्पष्ट संदेश देता है कि राजस्थान में परिवर्तन की हवा चल रही है और वह कांग्रेस के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आपका पुनः पार्टी के मुख्यालय में आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह और आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू को राजमुंद्री सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। आंध्र प्रदेश की अपोजिशन पार्टी टीडीपी ने नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ आज रियासत गिर बंद की कॉल दी है। चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी ने शनिचर को नंदियाल से गिरफ्तार किया था। एक दिन बाद चंद्रबाबू नायडू को सुबह विजयवाड़ा की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 23 सितंबर तक अदालती हिरासत में भेज दिया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस को जम्मू कश्मीर में श्रीनगर बारामूला कौमी शाहराह पर हंजीवेरा पटन में एक बम के होने की इत्तला मिली है। इत्तला मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और बीडीएस ने मौके पर पहुंचकर बम को नाकारा बना दिया। खुसूसी वैक्सीनेशन मुहिम मिशन इंद्रधनुष 5 का अगला मरहला आज से उत्तर प्रदेश और ओडिशा में शुरू हो रहा है। इस मिशन के तहत 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों और हामिला खवातीन को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। वैक्सीनेशन बहुत सी संगीन बीमारियों जैसे पोलियो, तपेदिक, मेम्फिस, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, यरकान, नमूनिया, गर्दन तोड़ बुखार, रोटा वायरस, डायरिया और खसरा रुबेला से बचाएगी। बात करेंगे मौसम की। उत्तर प्रदेश के कई अजला में गुज़िश्ता 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि कुछ अजला में वक्फे से हल्की दरमियानी बारिश का सिलसिला जारी है। रियासती दारुल हुकूमत लखनऊ में कल रात से मूसलाधार बारिश जारी है। लखनऊ में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी जमा है। उधर महकमा मौसमियात ने आज भी ऐसी ही मौसम की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी बारिश के अलर्ट के दरमियान लखनऊ के डीएम ने शहर के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया है। डीएम ने 12वीं जमात तक तमाम स्कूलों को बंद करने का हुक्म जारी किया है। इसी वक्त मुरादाबाद में शदीद बारिश की वजह से 11 सितंबर को जिला मजिस्ट्रेट ने सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड और जिले के संस्कृत शिक्षा परिषद के ज़ेरे इंतजाम तमाम स्कूलों में छुट्टी का हुक्म दिया है। उधर उत्तराखंड में भी महकमा मौसमियात ने एक बार फिर से बारिश से मुतालिक अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मरकज़ ने देहरादून समेत 11 अजला में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून और चमोली में आज और कल येलो अलर्ट नाफिज कर दिया गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से पागल नाला के करीब सड़क पर मलबा गिरने से बद्रीनाथ कौमी शाहराह बंद हो गई है।
कौमी राजधानी समेत कई रियासतों में मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली और राजस्थान में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश की वजह से दिल्ली में पारा मामूल से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में 38.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दारुल हुकूमत के कई इलाकों में सुबह भी बारिश हुई। दूसरी तरफ राजस्थान में शदीद बारिश की वजह से झांसी डिवीजन के हतीमपुर धौलपुर के दरमियान झांसी दिल्ली ट्रैक पूरी तरह से डूब गया। ट्रैक के नीचे से मिट्टी और धंसने के बाद मुख्तलिफ मकामात पर ट्रेनों को फौरी तौर पर रोक दिया गया, जिसकी वजह से तकरीबन 4.5 घंटे तक रेल की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर रही। इसी दौरान वंदे भारत, शताब्दी और राजधानी समेत 20 ट्रेनें घंटों की ताख़ीर का शिकार हुई। और आइए रुख करेंगे खेल के मैदान का। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के दरमियान खेला जा रहा सुपर 4 का मैच रिजर्व डे यानी आज मुकम्मल होगा। गुज़िश्ता रोज़ बारिश की वजह से मैच मुकम्मल नहीं हो सकता। जब बारिश की वजह से खेल रोका गया तो भारत ने 24.1 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 147 रन बना लिए थे। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की शुरुआत अच्छी रही। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहली विकेट के लिए 121 रन जोड़े। रोहित शर्मा ने 56 रन की इनिंग्स खेली, जबकि शुभमन गिल 58 रन बनाने के बाद आउट हुए। आखिरी इत्तला मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 255 रन बना लिए हैं। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।